हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI शॉर्ट में अगर हम बोले तो। उससे पहले हम एक और टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए, फ्लक्स हम किस चीज़ को बोलते हैं? किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइंस पास होती हैं वो फ्लक्स कहलाती है हमारी, ठीक है। और जब बात आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल अगर हम डेफिनेशन टर्म में बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through a surface। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर पास होगा किसी सरफेस से, वो हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कहलाएगा, ठीक है भाई। देखो सिंपल हम ऐसे बात करते हैं कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है भाई। ये हमारे पास इस तरह से कोई सरफेस है और कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। नॉर्मल अगर हम कंडीशन देखें तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर, तो टोटल कितनी लाइंस पास हो रही है भाई? टोटल हो रही है 2। 5 से हम डिनोट करेंगे फ्लक्स को। और अगर ऐसे ही हम एक कंडीशन देखते हैं कि हम एक एरिया, इसी के रेस्पेक्ट में एक और सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से कि एरिया हमारा सेम है। हमने कंडीशन क्या की कि एरिया तो जो है ना हमारा सेम है, और हमने फील्ड लाइंस बढ़ा दी कि इस बार जो फील्ड लाइंस है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, इस तरह से। तो इस कंडीशन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? देखो 1 2 3 4 5 एंड दिस 6 फील्ड लाइंस हमारे पास हो रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और ऐसे ही अगर हम एक और कंडीशन कर ले कि हम एरिया बढ़ा दें, यहाँ पर तो हमारा एरिया जो था सेम था, अब हम एरिया को बढ़ा दें कुछ इस तरह से, हम एक लार्जर सरफेस एरिया ले लें। लार्जर सरफेस एरिया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा पास होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल फील्ड लाइंस यहाँ से कितनी पास हो रही हैं? 8। तो सिंपल एक कंडीशन हमने क्या ऑब्जर्व की कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, हमने क्या किया, पहले एक नॉर्मल से बात की। मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर जो है लाइन हमने पास की किसी सरफेस से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पे मिल रही, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स 6 यूनिट्स हो गया, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, दैट मीन्स अगर यहाँ से बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है भी मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बढ़ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एरिया हमने अगर बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने पर क्या हो रहा है? एरिया बढ़ाने पर भी हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। सिंपल इतनी सी बात हमारे सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5B जो है हमारा, ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है? B एंड A पे। बट जब बात हम फॉर्मूले की करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है BA cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा? BA cos थीटा। इसके लिए देखो हम एक कंडीशन देखते हैं। मान लो इस तरह से है हमारे पास कुछ, ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर ये बनेगा, ठीक है। और फील्ड लाइन जो है कुछ इस तरह से पास हो रही है इसमें, मतलब थीटा एंगल से फील्ड लाइन पास हो रही। तो भाई फील्ड लाइन ये वाली काउंट नहीं होंगी। परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस तो हमारा ये वाला फैक्टर होगा, मतलब इसको इधर करेंगे, रिजोल्व करें अगर हम कंपोनेंट में, तो ये हमें क्या मिलेगा? B sin थीटा, और ये हमें क्या मिलेगा? B cos थीटा। तो परपेंडिकुलर कौन से पास हो रहे? साइन थीटा, कॉस थीटा वाली। साइन थीटा वाली तो इस तरह से इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो
परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई फ्लक्स जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर और साथ ही में बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात लिख सकते हैं, बी डॉट ए कॉस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, हमारा स्केलर। तो हम एक बात बता सकते हैं कि फाई बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एक बात स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट देखो फाई बी जो है हमारा क्या होगा, बी ए। सिंपल एक अगर हम बात करें तो बी की यूनिट क्या, टेस्ला, इसकी यूनिट एरिया की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरा एक टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिखते हैं, वेबर, ठीक है। एक जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट हमारे पास क्या आ गई, न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स हमारे पास आ गई। तो मेनली ये हमारी यूनिट्स हो गई फ्लक्स के लिए, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद अगर डेफिनेशन एक और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल्स टू फाई बी डिवाइडेड बाई ए, ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फेराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फेराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस की थी उसने, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। देखो फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक चीज़ देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड है कोई इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है, ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। और इस कंडीशन के दौरान देखो क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज हो रहा है, बी चेंज, या चेंजिंग हम लिखते हैं, बी चेंजिंग। तो जब ये चेंज होता है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्या ऑब्जर्व किया कि करंट जो है वो कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट का मतलब बिना टच किए जो अपने आप पैदा हो रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। बी चेंज होने पर हो रहा है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल रखी हुई है, कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बी जो है वो है कांस्टेंट, मतलब बी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन किसी कारण से ऐसा मान ले हम कि रेडियस जो है इसकी चेंज हो रही है, मतलब या तो श्रिंक हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है या सिकुड़ रही है, कुछ भी हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। मतलब एरिया ऑफ कॉइल चेंज, ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है और बी कांस्टेंट है। इस दौरान भी उन्होंने क्या देखा कि भाई कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बी चेंज हो रहा है तो भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई बी चेंज होने पर भी क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, ठीक है। और एरिया चेंज होने पर भी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। थर्ड कंडीशन भी उन्होंने एक और कंडीशन ऑब्जर्व की कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड है फिर से उसी तरह से, ठीक है, कॉइल रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। अब बी भी कांस्टेंट है और अगर हम बात करें एरिया की तो वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया कि हमने इस कॉइल को घुमा दिया इस तरह से, मतलब रोटेट कर दिया। अभी रोटेट किया तो क्या देखा कि भाई करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। भाई कॉइल में अभी भी करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इस दौरान हो क्या रहा है कि जैसे हमने कॉइल को रोटेट किया तो रोटेट करने पर क्या हो रहा है कि एंगल चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग एंगल चेंज हो रहा है, एंड दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है ना।
थीटा चेंज, मतलब 3 कंडीशंस ऑब्जर्व की कि या तो बी चेंज हो रहा है तब हमारे क्या हो रहा है भाई, करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, और थीटा अगर चेंज हो रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इन शॉर्ट देखो, हमने अभी फाई का एक फॉर्मूला पढ़ा, बी ए कोस थीटा फ्लक्स के लिए। तो इन शॉर्ट क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी चेंज होने पर भी क्या हो रहा है, ईएमएफ, ठीक है ना, मतलब कि इंड्यूस हो रहा है करंट उसमें, ए चेंज होने पर भी और थीटा चेंज होने पर भी। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि भाई फ्लक्स चेंज होने पर उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने पर उसमें हो रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो इसके बाद जो है उन्होंने ला दिए, तो फैराडे ने जो है मेनली 2 ला दिए, तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा, जैसे कि फर्स्ट अगर हम लिखें, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नहीं, ईएमआई का मतलब क्या होता है, देखो अभी ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक की कुछ कंडीशंस में जो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिज्म में जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स जो है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें फैराडेज के फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ ने देखो क्या कहा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन एवर देयर इज चेंज, whenever there is change of flux, whenever there is change of flux linked with a circuit, और कोई हम ऐसा कह सकते हैं मूविंग कंडक्टर है, ठीक है, the EMF is induced in it, क्या कहेंगे हम कि उसमें क्या इंड्यूस हो रहा है, उसमें EMF इंड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि सर्किट जो हमारी कैसी है, क्लोज्ड सर्किट होनी चाहिए, ठीक है। इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction। देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर जो ईएमएफ है वो क्या होगी, इंड्यूस होगी, ठीक है, और सर्किट क्लोज होनी चाहिए, और उस दौरान जो ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो हुआ वो क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक और यहाँ पर हम जर्नल से बात कर लेते हैं। देखो मान लो इस तरह से कोई कॉइल है, इस तरह से, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, और इसके पास में हमने कोई मैग्नेट रखा, ठीक है ना, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम नॉर्मल इस तरह से बात करें, हमने मोशन करवाया, इस मैग्नेट को हमने मूव करवाया कॉइल के अलोंग, कॉइल की तरफ अगर हमने मूव करवाया तो अब क्या होगा, देखो अगर ये कॉइल से दूर था तब ये फील्ड लाइन जो है इसके बाहर से गुजर रही थी, ठीक है। अभी ये कॉइल पास आया तो फील्ड लाइंस जो है बहुत ज़्यादा इसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स जो है, फ्लक्स बढ़ेगा इसका, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सी एक बात। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, व्हेन एवर देयर इज़ ए रिलेटिव मोशन, भाई या तो ये इसके पास जाना चाहिए या ये इससे दूर जाना चाहिए। मान लो ये भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड की, तो दोनों में कोई मोशन हम ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा कि ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, या इस साइड में ये भी बढ़ता जा रहा है और ये कॉइल भी बढ़ती जा रही है। तो नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो कोई इस तरह से मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब ये अगर है तो ये इसकी तरफ जा रहा है, ये कांस्टेंट है, या फिर ये मूव कॉइल को आपने इसकी तरफ मूव करवा दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, व्हेनेवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन
between a coil and a magnet, an EMF is induced in the coil. रिलेटिव मोशन होगा तो जो कॉइल है उसमें क्या होगी, एक EMF जो है वो इंड्यूस होगी, ठीक है. एंड द induced EMF lasts as long as the change in flux taking place. और ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये कब तक होगा, जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता जा रहा है. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है. चेंज जितना भी होता जा रहा है, चेंज होते जाने पर ही इंड्यूस होगा. जैसे चेंज रुक गया, स्टॉप कर दिया आपने, तो वहाँ पर जो है क्या होगा कि वहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, करंट वहाँ पर कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा. ये इसकी कंडीशन हो गई. ये हमारा हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ. इसके बाद है हमारा सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ. तो देखो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the coil, the magnitude of induced EMF in the coil is proportional to the rate of change of flux. क्या कह रहा है कि the magnitude of induced EMF in the coil is proportional to the rate of change of the magnitude of flux या चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है. अब हम ऐसा कह देते हैं कि देखो, इफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन डेल टी टाइम इज डेल फाई. डेल टी टाइम में फ्लक्स में जो चेंज हुआ वो डेल फाई हुआ है, देन जो इंड्यूस्ड EMF होगी, इंड्यूस्ड EMF वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. इसको E से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी डिनोट करके रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. E जो हमारा यहाँ पर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी बात होगी भाई, डेल फाई बाई डेल टी. ये हमारी किसकी बात होगी, एक तरह से एवरेज की हमने बात कर दी, मैग्नीट्यूड की बात की है इस तरह से, ठीक है. यहाँ से हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं. कोई कांस्टेंट आप यूज़ करोगे उसको 1 के इक्वल आपको प्रूव करना होगा. हमने डायरेक्ट लिख दिया डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है. के अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हो तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है. ये तो हो गया हमारा एवरेज के लिए. अगर इंस्टेंटेनियस के लिए बोला जाए, दैट मीन्स डेल टी टेंड्स टू 0, उस कंडीशन में जो होगा E जो हमारा इंस्टेंटेनियस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू 0 डेल फाई बाई डेल टी. दैट मीन्स अब किसके लिए, स्मॉल के लिए बात होगी तो डी फाई बाई डी टी चेंज के लिए बात होगी. तो इस तरह से. अब अगर ऐसा कहते भाई कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कुछ नहीं करना, n डी फाई बाई डी टी यहाँ पे हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक है. मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, E इंस्टेंटेनियस के लिए डी फाई बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो n डी फाई बाई डी टी. क्लियर है इतनी सी बात. एक सिंपल सा हम छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 5b इज इक्वल्स टू 5t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 1, फाइंड द induced EMF through the coil at t is equals to 2 सेकेंड. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमें इंड्यूस्ड EMF बताना है. तो भाई क्या बात कर दी, इंस्टेंटेनियस 2 सेकेंड पर
पूछा है, तो यहाँ पर जो है वो हम पहले क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, जो कि हमारा क्या होता है d/dt। तो ये अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 5t² + 2t - 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10t + 2 - 0, दैट मीन्स 10t + 2। बात कब कर रहे हैं, एट t = 2 सेकेंड। अब हमसे पूछा है EMF जो है वो कितना होगा, तो E = हमारा कितना हो जाएगा 10 × 2 + 2, दैट मीन्स 22 + 2 22 वोल्ट EMF के लिए यूनिट जो है मेज़र कर दिया हमने। तो ये हमारा क्या आ गया EMF ऑफ द कॉइल। इसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट लेंस लॉ, बिल्कुल सेकंड लॉ की तरह है, बस एक डायरेक्शन का थोड़ा सा चेंज आएगा, नेगेटिव यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।